नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। अर्थात अच्छा जो परीक्षण किया जाता है या उत्तम जो परीक्षण होता है उनकी विशेषताओं से यहाँ पे कौन सा भिन्न है, अर्थात बिल्कुल ही अलग है। ऑप्शन ए में कहा गया विश्वसनीयता अर्थात रियलेबिलिटी, बी में कहा गया वैधता अर्थात वैलिडिटी, सी के अंदर कहा गया वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी और डी के अंदर कहा गया अभिक्षमता अर्थात एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए, बी और सी ये तीनों तो लगभग एक ही चीज़ों के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभिक्षमता जो यहाँ पे एप्टीट्यूड ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो एक उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं। नंबर एक होता है उसका विश्वसनीयता, अर्थात तो रिपीट करने पर भी परिणाम एक जैसे आए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है अच्छे परीक्षण के अंदर। वहीं पे वैधता की बात करें तो परीक्षण वही मापे जो मापने के लिए बनाया गया हो। वहीं पे बात करें वस्तुनिष्ठता अर्थात व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिया गया था अभिक्षमता, किसी परीक्षा की विशेषता नहीं है बल्कि मापी जाने वाली योग्यता या क्षमता है। इस कारण यह उत्तम परीक्षण की गुणात्मक विशेषता से बिल्कुल ही भिन्न है या अलग है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जहां पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्या नहीं है। ऑप्शन ए में कहा गया एक तत्व सिद्धांत अर्थात यूनिटरी थ्योरी, बी में कहा गया द्वितत्व सिद्धांत अर्थात टू फैक्टर ऑब्जेक्ट थ्योरी, फिर सी में कहा गया प्रत्यारोपण का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन, डी के अंदर कहा गया बहुतत्व सिद्धांत अर्थात मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सी में जो कहा गया प्रत्यारोपण का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ये हमारी जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं, इस पे थोड़ी सी बात किया जाए तो तत्व या एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का एक तत्व या यूनिक के रूप में मानी गई है। वहीं पे द्वितत्व सिद्धांत जो है स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है, जिसमें सामान्य को जी तथा विशेष एस तत्व को माना जाता है। वहीं पे बहुतत्व जो है वो थर्स्टोन एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जिसमें बुद्धि के कई तत्व माने गए हैं। लेकिन प्रत्यारोपण का जो सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, या किसी और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ा शब्द है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अर्थात तो यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडोक्राइन ग्लैंड, अर्थात इंडोक्राइन अर्थात तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन में कहा गया एड्रिनल है, पीयूष है, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा जो लार ग्रंथि से सिलेवरी ग्लैंड्स है, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ये सभी इंटरनल में आती हैं, ये हमारा एक्सटर्नल ग्रंथि के अंतर्गत आ जाता है। थोड़ा सा बात किया जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती हैं, जैसे एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्लैंड हार्मोन स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। वहीं पे लार ग्रंथि एक बहिस्रावी अर्थात एक्सोक्राइन ग्रंथि है जो लार का निर्माण करती है और इसे डस्ट द्वारा मुख में छोड़ती है, यह डक्ट द्वारा मुंह में छोड़ती है। यह हार्मोन नहीं है बल्कि एंजाइम से स्रावित करती है, अतः एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, क्या है। ऑप्शन ए में कहा गया ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी में कहा गया औपचारिक सक्रिया की अवस्था,
सी के अंदर कहा गया पूर्व सक्रिया की अवस्था, डी में कहा गया मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पूर्व संक्रिया की अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो यहाँ पे पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था जानी जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पियाजे पे। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 जो होते मुख्य चरण होते, कौन कौन से? एक होता ज्ञानेंद्रिय अवस्था था सेंसरी मोटर स्टेट, जन्म से लगभग ये 2 वर्ष तक चलती है। इसके बाद फिर कहा गया पूर्व संक्रिया अवस्था जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। वहीं पे मूर्त संक्रिया अवस्था अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट जो कि लगभग 7 से 11 वर्ष तक चलती है। वहीं पे औपचारिक संक्रिया अवस्था अर्थात फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट जो कि लगभग 11 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाती है। इसमें द्वितीय अवस्था जो कि हमारी पूर्व संक्रिया अवस्था आ जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अर्थात विच ऑफ द फैक्टर्स अफेक्ट फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए में कहा गया वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी, वातावरण अर्थात एनवायरमेंट, खेल तथा व्यायाम स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज, और ये सभी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे शारीरिक विकास होता है उसको यहाँ पे वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है और खेल व्यायाम भी प्रभावित करता है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो शारीरिक विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि वंशानुगत तथा हेरिडिटी, माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुण शरीर के आकार, रंग, ऊंचाई और शारीरिक बनावट आदि को निर्धारित करते हैं। अर्थात आपके पिताजी अगर लंबे हैं, चौड़े हैं, गोरे हैं तो हो सकता है आपका कलर भी और आपका वेट, हाइट लगभग आपके पिताजी के या माताजी के सेम ही होगा। वहीं पे अगर बात के एनवायरमेंट अर्थात वातावरण जो कि पोषण, रहन सहन, सामाजिक और भौतिक परिस्थितियां, स्वास्थ्य सेवाएं आदि विकास को भी क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। वहीं पे खेल तथा व्यायाम ये शारीरिक मांसपेशियों की वृद्धि, शक्ति, लचीलापन और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में काफी ज्यादा मदद प्रदान करती हैं। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 6 में, जहां पे कहा गया है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन ए में कहा गया है मानसिक आयु या वास्तविक आयु, बी में कहा गया वास्तविक आयु या मानसिक आयु, फिर कहा गया वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, फिर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका मिलेगा मानसिक आयु जो होगी, फिर उसके बटे में आपको वास्तविक आयु इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अर्थात बुद्धि लब्धि जो होता है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु को हम लोग मेंटल एज भी कहते हैं, वास्तविक आयु जो होती है उसको क्रोनिकल एज, अर्थात तो वह आयु जितना मानसिक स्तर होता है बच्चा जिस आयु में होता है वो वाली उसकी आयु की बात की जाती है। वहीं पे अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 5 वर्ष है तो उसका IQ लेवल क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहां पे कहा गया है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? किसने की है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की? तो यहाँ पे डेवी ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने या ड्रेवर ने? तो डिटेल से बात किया जाए यहाँ पे और करेक्ट ऑप्शन इसका तो रहेगा आपका डेवी ने, लेकिन डिटेल से बात करें तो चिंतनशील सोच अर्थात रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की अवधारणा का प्रतिपादन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक जॉन डेवी ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में चिंतनशील सोच या विवेकपूर्ण चिंतन की विस्तार से व्याख्या की है। जॉन डेवी के अनुसार चिंतनशील सोच एक सुविचारित, सुव्यवस्थित और तर्क संगत चिंतन प्रक्रिया है जो समस्या समाधान और निर्णय लेने में सहायक होती है। यह केवल सोचना नहीं है बल्कि गहन विचार और विश्लेषण करना होता है। अन्य विकल्प जैसे कि रॉस, वुडवर्थ और ड्रेवर ने मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्रों में योगदान दिया, लेकिन चिंतनशील सोच की अवधारणा डेवी से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जहां में कहा गया है कि आगमनात्मक तर्क अर्थात तो यहाँ पे इंडक्टिव बात की गई था, इंडक्टिव रीजनिंग की, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अर्थात तो आगमनात्मक तर्क जो होता है अर्थात इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो निम्न में से किसमें शामिल नहीं है? ए में अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन, बी में प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेंटेशन, सी में सामान्यीकरण अर्थात तो जनरलाइजेशन,
और डी में कल्पना अर्थात इमेजिनेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा डी करेक्ट। इमेजिनेशन जो होता है वो हमारे आगमनात्मक तर्क अर्थात तो यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग से संबंधित या इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो आगमनात्मक तर्क तथा इंडक्टिव रीजनिंग वह विधि है जिसमें विशिष्ट उदाहरणों या अवलोकन से सामान्य नियम या सिद्धांत की स्थापना की जाती है। इसके मुख्य चरण स्तर होते हैं: अवलोकन, घटनाओं तथा तथ्यों का निरीक्षण और अध्ययन करना; एक्सपेरिमेंट, अवलोकन के आधार पर प्रयोग करना और परिणाम देखना; सामान्यीकरण अर्थात प्रयोगों और अवलोकनों के एक सामान्य नियम या सिद्धांत का निकालना। कल्पना आगमनात्मक तर्क का औपचारिक चरण नहीं है क्योंकि कल्पना सृजनात्मक सोच से जुड़ी होती है, जबकि आगमनात्मक तर्क तथ्यों और अवलोकन पर आधारित होती है। अब यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर 9 में, जहाँ पे कहा गया है कि सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्मरण अर्थात फॉरगेटिंग, स्मरण रिमेम्बरिंग, धारण रिटेंशन, चिंतन थिंकिंग। क्या कहलाता है? तो यहाँ पे विस्मरण अर्थात फॉरगेटिंग कहलाता है। फॉरगेटिंग क्या होता है? भूलना। इस पे बात किया जाए तो जब कोई व्यक्ति किसी सीखी हुई बात को धारण नहीं कर पाता और बाद में उसे याद नहीं कर पाता तो इस प्रक्रिया को विस्मरण अर्थात फॉरगेटिंग कहा जाता है। स्मरण की बात किया, रिमेम्बरिंग, तो सीखी हुई बात को याद रख करना होता है। धारण अर्थात सीखी हुई बातों को मस्तिष्क में सुरक्षित रखना होता है। चिंतन अर्थात मानसिक प्रक्रिया जिसमें विचार और समस्या समाधान होता है। तो विस्मरण एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो समय के साथ उपयोग की कमी या अन्य कारणों से हो सकती है। अब यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। क्या होती है? अर्थात आ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्टिंक्ट इज दैट इज फाउंड। क्या है? केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। तो यहाँ पे जो भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा और डिटेल से सॉल्यूशन भी लिखना होगा। और क्वेश्चन का आंसर आपका सही है या गलत है इसको मैच करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीपीटी लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर को मैच कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।